अक्सर हम लोग शाम के टाइम में अपने दोस्तों के हमरा क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में जाया करते थे। ये 1980s का दौर था। बहुत सादा दौर था। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी और ज़्यादातर जो बच्चे थे वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया करते थे। वैसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उनमें जो रमीज़ था वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। अक्सर ऐसा होता कि वो बैट बॉल लेके मेरे घर के बाहर आ जाता, मेरा नाम लेके मुझे आवाज़ें दिया करता था। उसका बस नहीं चलता कि वो 24 घंटे मेरे साथ क्रिकेट खेलता रहता। वो जो दौर था जो कि 1980s का दौर था, उस दौर में जो क्रिकेट का क्रेज़ था वो अब से बहुत ज़्यादा हुआ करता था। खैर, जब भी मुझे टाइम मिलता तो मैं अपने दोस्त रमीज़ के साथ ना सिर्फ क्रिकेट खेलता, बल्कि अक्सर मैं उसके घर में, जो कि हमारे बराबर वाला घर था, उसके साथ खेलने के लिए चला जाया करता था। लेकिन कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं या कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हुआ करता है जिसके असरात पूरी ज़िंदगी आपके ऊपर मौजूद रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली 1981 में जनवरी के महीने में हमें एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसको सुनने के बाद ना सिर्फ मैं, मेरे घर वाले, मेरे मोहल्ले वाले, बल्कि आप कह सकते हैं कि सारे शहर वाले शौक में आ चुके थे। हमें पता चला कि रमीज़ अपनी फैमिली यानी अपनी पेरेंट्स के हमरा कत्ल कर दिया गया है। जिस वक्त रमीज़ को कत्ल किया गया था उसकी उम्र महज 11 साल के बराबर थी। उसकी इतनी बड़ी उम्र नहीं थी, लेकिन शुरू से ही वो बहुत ज़्यादा दिलेर था, बहुत ज़्यादा सेंसेबल था और हमेशा वो इस तरह की बातें किया करता था कि वाकई में मुझे उसके अपने दोस्त होने पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र हुआ करता था। जैसे ही रमीज़ और उसकी फैमिली को या उसके पेरेंट्स को मर्डर किया गया तो तकरीबन 1 साल तक जो हमारी हालत थी वो इस तरह की थी कि हमें यकीन ही नहीं आता था। ख़ास तौर पे मुझे यकीन नहीं आता था कि मेरा दोस्त इस दुनिया से जा चुका है। जब उसका मर्डर हुआ था उसके बाद जो 15 दिन थे वो बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक दिन थे। अक्सर पुलिस वाले या दीगर जो भी अफराद हुआ करते हैं वो ना सिर्फ हमसे बल्कि पूरे मोहल्ले से इन्वेस्टिगेशन किया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान के अंदर उस दौर में भी लोड शेडिंग ऐसे ही हुआ करती थी जैसे कि आज के दौर में हुआ करती है। तो अक्सर ऐसा होता था कि जब लाइट जाती थी तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमें लेके छतों पे सोने के लिए चले जाया करते थे। अब जो लोग पुराने दौर के हैं या 80s या 90s के एरा के लोग हैं उनको पता होगा कि अक्सर लोग छतों पे जाके सोया करते थे। खैर, किस्सा मुख्तसर, वैसे ही एक रात थी और इत्तफाक से पूरे दिन हमारी लाइट मौजूद नहीं थी। तो जैसे ही रात के 9 बजे तो मेरे पेरेंट्स मुझे लेके सोने के लिए छत पे आ गए। आज हम पहली दफ़ा छत पे सोने के लिए नहीं आए थे। इससे पहले भी मुतादिद बार ऐसा हो चुका था कि अक्सर जो मेरे पेरेंट्स थे वो मुझे लेके छत पे आ जाया करते थे। कुछ देर तक जो मेरी मदर थी वो हाथ वाला जो पंखा हुआ करता था वो मुझे झलती रहीं और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरी आंख खुली तो ऐसा लग रहा था जैसे बराबर वाले घर से, यानी कि जो रमीज़ का घर था, उस घर से मुझे शोर की या किसी के बातें करने की आवाज़ आ रही है। अब उस घर में क्योंकि ऑलरेडी मर्डर्स हो चुके थे और उस वक्त वो जो घर था वो मुकम्मल तौर पे खाली था, लिहाजा उस घर के अंदर से किसी के बातें करने की आवाज़ आना या किसी की मौजूदगी का एहसास होना ये मेरी समझ से बाला तर था। शुरू में तो मैं उठा, इधर उधर देखने लगा, लेकिन जब मुसलसल आवाज़ आती रही तो बिलाखिर मैं खड़ा हुआ और मैंने सोचा कि बराबर वाली छत पे या बराबर वाले घर में झांक के देखता हूँ। अब क्योंकि उस वक्त जो मेरी उम्र थी वो इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, तो इस तरह के ख्यालात या इस तरह की बातें जहन में नहीं आया करती थीं।
आहिस्ता आहिस्ता करके मैं बराबर वाले घर की जो छत थी उस पर बढ़ रहा था, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो बराबर वाली छत थी वो मुकम्मल तौर पे नज़र आने लगी थी। बिलाखिर जैसे ही मैं दीवार के बिल्कुल करीब पहुंचा और जब मेरी बराबर वाली छत पे सही तरह से नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त रमीज़ सामने स्टेयर्स के पास खड़ा हुआ है। उसके हाथ में बैट मौजूद है और वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है। अब मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये कोई ख्वाब है या मेरा वहम है या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है। कुछ देर तक मैं वहीं पे खड़ा रहा, सख्ते किसी हालत में अपने दोस्त को देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो गर्दन है उसकी गर्दन कटी हुई है और उसकी गर्दन से मुसलसल खून बह रहा है। अभी जबकि मैं अपने दोस्त पे गौर कर रहा था और इस सिचुएशन से बाहर निकलने की या इसको समझने की कोशिश कर रहा था कि इसी दौरानिए में जो मेरा दोस्त था वो मेरी तरफ देख के एकदम से कहने लगा कि आ जाओ वामिक, मेरे साथ क्रिकेट खेलो। बहुत दिन हो गए कि तुमने मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेली है। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि जैसे मेरे वही दिन वही सब कुछ लौट आया है, जैसे कि मैं पहले रमीज़ के साथ क्रिकेट खेला करता था। वो इसी अंदाज में, इसी लहजे में, इसी तरह मुस्कुराते हुए ना सिर्फ मेरी तरफ देखा करता था बल्कि वो मेरे ना चाहने के बावजूद भी मुझे क्रिकेट खेलने के लिए राज़ी कर लिया करता था। एक अजीब सी सूरत हाल थी जो मेरे सामने ना सिर्फ मौजूद थी बल्कि मुझे इस हकीकत होने पे शक हो रहा था। इसी दौरानिए में एकदम से ऐसा लगा जैसे मेरी मदर ने या फिर मेरे फादर ने मुझे आवाज़ दी है, और जैसे ही मैंने पलट के अपने मदर फादर की तरफ देखा जहाँ पे वो सो रहे थे तो वाकई में मेरी मदर उठ के बैठी हुई थी और वो मुझे आवाज़ दे के बुला रही थी। वो मुझे कहने लगी कि तुम इतनी रात में वहाँ पे क्या कर रहे हो। अब जैसे ही उन्होंने मुझसे ये सवाल किया तो मैंने उनको कहा कि मम्मी, सामने रमीज़ खड़ा हुआ है, वो देखें, वो रहा रमीज़, वो मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहता है। अब जब मैंने ऐसे बोला तो फौरन से जो मेरी मदर थी वो भागती हुई मेरी तरफ आई और मेरा हाथ पकड़ के खींचती हुई नीचे ले गई। पूरी रात मेरी मदर मेरे ऊपर दम दुरूद करती रहीं और जब सुबह सारे के सारे घर वाले सो के उठे तो उन्होंने मेरे फादर से ये वाकया शेयर किया। इस वाकये के बाद जो मेरे पेरेंट्स थे उन दोनों ने मुझ पे पाबंदी लगा दी थी कि ख़ास तौर पे रात के टाइम में या मगरिब की नमाज के बाद किसी भी सूरत में मुझे छत पे नहीं जाना है। अब जब से उन्होंने पाबंदी लगाई थी तो बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और ऐसा लगने लगा था जैसे जो मेरी लाइफ है वो नॉर्मल हो चुकी है और शायद अब मेरा सामना दोबारा से रमीज़ से कभी भी नहीं होगा। इसी तरह 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे और मुझे अच्छी तरह याद है कि रमीज़ की बर्थडे का दिन था। इत्तफाक से जो मेरे फादर थे वो अपने दोस्तों के साथ बाहर निकले हुए थे, जबकि जो मेरी मदर थी वो दूसरे कमरे में मेरी नानी से बातें कर रही थी। मैं टीवी लाउंज में बैठा हुआ था, टीवी मैंने ऑन किया हुआ था और टीवी पे शायद कोई कार्टून देख रहा था। इसी दौरानिए में मुझे कॉर्नर ऑफ द आई से महसूस हुआ कि जैसे लेफ्ट साइड से जहाँ पे दरवाज़ा मौजूद है या जहाँ पे रास्ता मौजूद है उस रास्ते से एकदम से कोई चलता हुआ रूम के अंदर एंटर हुआ है। अब मेरी उस दौर में भी इतनी एज नहीं थी। आमतौर पे जो बच्चे कार्टून वगैरह देखा करते थे तो उनका जो फोकस था वो मुकम्मल तौर पे टीवी पे हुआ करता था। तो वैसे ही मैं मुसलसल टीवी को देख रहा था, हालांकि मुझे यकीन हो चला था कि कोई ना कोई रूम के अंदर एंटर हुआ है। अब मेरा गुमान था कि शायद मेरे फादर होंगे या हो सकता है मेरे चचा या मामू वगैरह कमरे के अंदर दाखिल हुए हों। लेकिन कुछ देर के बाद जैसे ही
मैंने लेफ़्ट साइड पे देखा तो ये देख के मेरी चीख निकल गई कि मेरा मरहूम दोस्त रमीज़ मेरे सामने खड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे उसने बड़े साफ सुथरे से सफ़ेद कलर के कपड़े पहन रखे हैं। और ये जो कपड़े थे, जब मैंने इन कपड़ों पे या रमीज़ के ऊपर गौर करना शुरू किया तो मुझे याद आया कि इसके कत्ल होने से पहले जब इसकी बर्थडे सेलिब्रेट की गई थी तो उसने हूबहू ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे। हाँ, इन कपड़ों के ऊपर उसके गले में एक हार मौजूद था जो कि शायद उसकी नानी ने या उसकी दादी ने उसको पहनाया हुआ था। अब जैसे ही मैंने अपने इस दोस्त को अपने सामने देखा तो मैं मुकम्मल तौर पे पजल्ड हो चुका था। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या कहूं और यहाँ से बाहर कैसे निकलूं कि मेरे सामने देखते ही देखते रमीज़ ने दोबारा से मुझे मुखातिब किया और मेरा नाम लेके मुझे कहने लगा कि आज मेरी बर्थडे है, तुम आज मेरे घर में मेरी बर्थडे में आओगे ना। अब जैसे ही उसने ये सवाल किया तो उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। शायद मैं बेहोश हो चुका था या कम से कम मैं गुनूदगी में जा चुका था। खैर, जब मुझे होश आया या मैं सेंसेस में आया तो अगेन सेम सिचुएशन थी। मेरे जो पेरेंट्स थे वो मेरे करीब व जवार में मौजूद थे। मेरी मदर मुसलसल मेरे ऊपर दम दुरूद कर रही थी और वो बहुत खुश थी कि मैं होश में आ चुका हूँ। खैर, उसके बाद जब मैं होश में आया तो जो मेरे पेरेंट्स थे, ख़ास तौर पे जो मेरे फादर थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने जो करीबी मस्जिद थी उस मस्जिद के इमाम साहब से रब्ता किया और उन इमाम साहब को लेके न सिर्फ हमारे घर आए बल्कि काफ़ी दिन तक मुझ पे दम दुरूद करवाते रहे। अल्लाह का शुक्र है कि उसके कुछ अरसे बाद वो जो घर था उस घर को भी हमने चेंज कर लिया था और बहुत करम है कि उसके बाद से ना मुझे रमीज़ नज़र आया और ना ही उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। हर बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स, उसके मदर और उसके फादर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुआ करते हैं। अल्लाह ना करे इन दोनों में से अगर कोई भी एक मौजूद ना हो तो किसी भी बच्चे की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे बदल के रह जाया करती है। मैं भी शायद उन बदनसीब बच्चों में से था जिसके फादर का इंतकाल उसके पैदा होते ही हो चुका था। शुरू में जब मेरे फादर का इंतकाल हुआ, मेरी माँ ने अपने तौर पे सब चीज़ें संभालने की, तमाम खर्चे उठाने की और मेरी अच्छी परवरिश करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन एक औरत आखिर में एक औरत हुआ करती है, तो वो कभी भी अपने चाहने के बावजूद भी मुझे उस तरह का ना लिविंग स्टाइल दे पा रही थी, न मेरा सही तरह से ख्याल रख पा रही थी और ना ही मेरी जो बुनियादी ज़रूरतें थी उनको पूरा कर पा रही थी। एक आध साल तक जब वो मुसलसल कोशिश करती रहीं और उनको खासी कामयाबी नहीं मिल सकी तो उनके जो करीबो जवार के लोग थे, ख़ास तौर पे जो उनके पेरेंट्स थे, उन्होंने मेरी मदर पे जोर देना शुरू किया कि तुम दूसरी शादी कर लो, हो सकता है कि तुम्हारी जिससे दूसरी शादी हो वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे का भी ख्याल रख सके। और ऐसा ही हुआ कि जब समाजी तौर पे, ख़ास तौर पे मेरे नाना नानी की तरफ से इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलने लगा तो अल्टीमेटली ये दूसरी शादी करने के लिए ना सिर्फ राज़ी हो गईं बल्कि इन्होंने अपने शौहर से भी ये शर्त रखी कि वो इनके साथ साथ मेरा भी ख्याल रखेगा। लेकिन जो सौतेले रिश्ते हुआ करते हैं, बहुत कम ही चांस होता है कि वो आपके साथ सही तरह रह सकें। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब मेरी माँ ने दूसरी शादी की तो जो मेरे फादर थे उन्होंने ना सिर्फ मेरे साथ जुल्म करना शुरू किया बल्कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था वैसे वैसे वो हर वक्त मुझे मारने की या मुझे जलील करने की कोशिश किया करते थे। उनको जैसे ही मौका मिलता मेरी सबके सामने बेइज्जती कर देते
और बात बात पे मुझे ताने देते कि इस घर को छोड़ के यहाँ से चले जाओ। जैसे जैसे मैं 11, 12 और फिर 13 साल का हो चुका था, तो मैं अपने अंदर जो कॉम्प्लेक्स मौजूद था, या जिसे आप एहसास कमतरी भी कह सकते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शाय पर्सनैलिटी था। और अक्सर मैं कोशिश किया करता था कि जैसे ही मुझे कोई मौका मिले तो मैं ना सिर्फ अपने घर को बल्कि इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाऊं। और एक रात ऐसी ही रात थी, मेरे बाप ने मुझे ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मारा बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा जलील किया। रात के तकरीबन 11:30, 12 बजे का टाइम था। हमारा जो गांव था वहाँ पे वैसे भी अक्सर लाइट नहीं हुआ करती थी, और इसके साथ साथ ये जो टाइम था, ये जो रात थी, ये सर्दियों की रात थी, मुकम्मल तौर पे वीरान रात थी। और तकरीबन 90% जो गांव वाले थे वो सो चुके थे। खैर, आज मेरी बस हो चुकी थी और मैंने ना सिर्फ घर छोड़ने का बल्कि उसी वक्त घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। मैं फौरन से अपने घर से बाहर निकला, और जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो मेरे चारों तरफ धुंध ही धुंध मौजूद थी। बहुत ज़्यादा खेत मौजूद थे और एक कच्ची पक्की सड़क थी जो शहर की तरफ या स्टेशन की तरफ जाया करती थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, लेकिन बस मुझे इतना पता था कि इस घर में, इस फैमिली के पास, ख़ास तौर पे अपने इस बाप के पास वापस नहीं आना है। इस शदीद सर्दी में, इन खेतों के दरमियान, इस धुंध के दरमियान, मैं इस कच्चे पक्के रास्ते पे चलता हुआ इस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। मुझे नहीं पता था कि जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा तो वहां पे मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, मैं वहां जाके क्या करूंगा, वहां जाके मैं किस शहर की तरफ रुख करूंगा। बस मुझे इतना पता था कि मैं इस गांव को छोड़ के, इन लोगों को छोड़ के भागना चाहता हूं। खैर, ये जो सफ़र था, जो कि स्टेशन तक का सफ़र था, ये तकरीबन 35 से 40 मिनट के फासले का सफ़र था। मैं मुसलसल स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था और मेरा ख्याल है कि रात के तकरीबन 1 या 2 बज चुके थे। मेरे चारों तरफ मुसलसल कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और ये जो माहौल था ये बहुत ही ख़तरनाक माहौल था। या आप कह सकते हैं कि जो रात थी बड़ी ही खौफनाक रात थी। खैर, जैसे तैसे गिरता पड़ता ज़ख्मी हालत में, अपनी आंखों में आंसू भरे, जब मैं रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचा तो रेलवे स्टेशन पे भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी मौजूद नहीं है। शायद वो जो आखिरी ट्रेन थी वो अब से तकरीबन 1 या 1.5 घंटे पहले रवाना हो चुकी थी। मेरे सामने मुकम्मल तौर पे वीरान, सुनसान रेलवे स्टेशन मौजूद था, जहाँ पे दूर दूर तक ना ही कोई पैसेंजर मौजूद था और ना ही कोई स्टाफ नज़र आ रहा था। खैर, जैसे ही मैं स्टेशन के बिल्कुल करीब पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे ट्रेन गुजरा करती है, यानी कि जो ट्रैक हुआ करता है, उस ट्रैक के बिल्कुल बराबर में कोई खड़ा हुआ है और उसके हाथ में लालटेन मौजूद है। हैरान कुन बात यह थी कि जो भी वहाँ पे खड़ा हुआ था उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा था। हालांकि उसके हाथ में लालटेन मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उसके जो सर का हिस्सा था, यानी गर्दन से ऊपर का हिस्सा था, वो नज़र नहीं आ रहा था, जबकि उसका जो धड़ था उसको मैं मुकम्मल तौर पे देख पा रहा था। मुझे लगा कि शायद रात है, धुंध है, अंधेरा है, तो इसी वजह से शायद उसका जो सर है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जैसे जैसे मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो ये देख के मेरे औसान खता हो गए कि जिस शख्स के हाथ में लालटेन मौजूद थी उसका वाकई में धड़ तो मौजूद था, लेकिन उसका सर मौजूद नहीं था। यानी कि मेरा सामना एक ऐसी मखलूक से हो चुका था जिसको सर कटा कहा जाता है। और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब मेरी आंख खुली तो मेरे करीब जवार में स्टेशन मास्टर, करीबी मस्जिद के इमाम साहब
और बहुत सारे दीगर लोग मौजूद थे और वो मुझ पे मुसलसल दम दुरूद कर रहे थे।